हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा बैक टू नेक्स्ट क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और मौर्य साम्राज्य के पहले कौन कौन वंशज थे और मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन थे, कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग कल के क्लास में मगध का उदय एवं मगध का पहला वंशज के बारे में पढ़े थे। जैसे मगध का पहला राजा की बात करूँ तो बेहदरथ है। बेहदरथ का बेटा जरासंध। बेहदरथ ने अपना राजधानी राजगीर में बनाया था। बेहदरथ एवं जरासंध के बारे में अधिकतर जानकारी हमें नहीं मिलता है। यह महाभारत के काल की कहानी हो जाता है, बेहदरथ और जरासंध की कहानी। हमें मगध में सबसे पहला वंश हर्यक वंश मिलता है, जिसका संस्थापक बिम्बिसार है। 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है बिम्बिसार 584 ईसा पूर्व में। और बिम्बिसार की नीति थी दोस्ती करो, युद्ध करो और विवाह की नीति से अपना मगध, अपना साम्राज्य को फैलाओ। तो युद्ध करके अंग को आपस मगध में मिला लिया। और विवाह नीति से जैसे कौशल महाजनपद से कौशला देवी से बिम्बिसार शादी करता है और कौशल को महाजनपद में मिला लेता है। वज्जी की बात करें तो यहाँ की चेलना जो चेटक की बहन थी, चेलना से शादी करके बज्जे को भी मगध में मिला लेता है। मद्र की बात करें तो क्षेमा नाम की महारानी से बिम्बिसार शादी करता है। तो मगध में अंग मिल गया, वज्जी भी मिल गया, कौशल भी मिल गया। अवंती से बार बार युद्ध करने के बावजूद भी अवंती को नहीं जीत पाता बिम्बिसार। तो सोचता दुश्मनी नहीं सही तो दोस्ती ही सही। और बिम्बिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था कि बुद्ध भगवान को, गौतम बुद्ध को सेवा करने के लिए अपना वैद्य को, जीवक को भेजा था। और अवंती के पुरोधक राजा का जब बीमारी हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है, तो दोस्ती के हाथ बढ़ाने के लिए ये अपना जीवक को भेजता है अवंती। पर अवंती दोस्ती हो जाता है, पर अवंती मगध में नहीं मिलता। तो अभी बिम्बिसार शासन की बात करें तो यह 52 वर्ष तक शासन करता है। 52 वर्ष में अंग, वज्जी, मद्र और कौशल महाजनपद को मिला देता है। बिम्बिसार बहुत 52 वर्ष तक शासन किया। शासन करने के बाद इनका जो पुत्र अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु को नहीं देखा गया कि अब हम डबल हो गए, जवान हो गए, अभी तक अब बुढ़ा अभी उनका शासन करने में लगा है ना। तो अपना पिता को हत्या करके खुद राजा बन जाता है अजातशत्रु। और राजा बन के जब बिम्बिसार को हत्या करता है तो कौशल महाजनपद मगध से अलग हो जाता है, क्योंकि कौशल महाजनपद से इनका जो नाता था, विवाह संबंध जो टूट जाता है और कौशल महाजनपद अलग हो जाता है। तो अजातशत्रु वज्जी भी हो जाता है। अजातशत्रु वज्जी को जीतने के लिए है ना रथ, मुसर एवं महाकंटक को प्रयोग करके वज्जी को भी जीतता है अजातशत्रु। अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म को मानने वाला था, फिर अंत में बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में। अजातशत्रु 32 वर्ष तक मगध में शासन करता है। अजातशत्रु के बेटा उदयन, जो जिस प्रकार से अजातशत्रु अपना पिता को मारकर राजा बना, ठीक उसी प्रकार उदयन भी अपना पिता को मारकर राजा और गद्दी को हासिल करता है और राजा बन जाता है। उदयन कुछ किया तो ना, पर एक गंगा, सोन, गंडक नदी के संगम पर एक पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करता है और अपना राजधानी, मगध का राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र कर देता है। कौन किया? उदयन। उदयन के बेटा नागदशक, जो हर्यक वंश के अंतिम राजा है। नागदशक उदयन में एक प्रकार की जैन धर्म मानने वाला था। नागदशक के बारे में हमें उतना जानकारी नहीं मिलता है, पर नागदशक उतना शक्तिशाली शासक नहीं निकला जितना बिम्बिसार और अजातशत्रु था। नागदशक एक सेनापति था शिशुनाग, जो शिशुनाग को जनता बहुत मानते थे। नागदशक चुपचाप सिर्फ गद्दी पर बैठा रहता था, जिसके कारण जनता नागदशक को पसंद न कर शिशुनाग को पसंद किया, जिसके कारण शिशुनाग के अंदर घमंड आ गया। कहा कि यह गद्दी आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है।
मान लो कहा जाता है ग्रंथों में कि जनता एवं शिशुनाग मिलकर नागदशों को मारा, या सिर्फ शिशुनाग नागदशों को मार के राजा बन जाता है और हर एक वंश को खात्मा कर देता है, और शिशुनाग वंश का स्थापना करता है शिशुनाग। शिशुनाग जो अजातशत्रु एवं बिंबिसार नहीं कर पाता, वह शिशुनाग कर दिखाता है। अवंती पर आक्रमण करके अवंती को मगध में मिला लेता है शिशुनाग। शिशुनाग का बेटा कालाशोक भी, जैसे शिशुनाग अपना राजधानी वैशाली बनाता है, मगध की राजधानी वैशाली, पाटलिपुत्र। जैसे बिंबिसार अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी राजगीर था, उदयन के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। जब शिशुनाग राजा बनता है तो पाटलिपुत्र से वैशाली करता है, और शिशुनाग का पुत्र कालाशोक जो पुनः वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र बना देता है कालाशोक। शिशुनाग वंश उतना समय तक शासन नहीं कर पाता है, इसे वे सब शिशुनाग वंश में शिशुनाग ही बहुत अपना विस्तार करता है, मगध को, कोसर को भी जीतता है, फिर से पुनः जीतता है शिशुनाग कोसर को, वस्त नाम के महाजनपद को भी जीतता है, अवंती को भी जीत जाता है। कौन? शिशुनाग। और शिशुनाग मगध को अजातशत्रु एवं बिंबिसार से भी अधिक विस्तार कर देता है। कालाशोक के बारे में उतना जानकारी नहीं मिलता है। बात करें हम शिशुनाग वंश के अंतिम राजा के, तो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन जब राजा बना तो एक दासी का पुत्र महापद्मानंद, दासी का पुत्र या बाल काटने वाला का पुत्र होता है कौन? महापद्मानंद, जो शूद्र होता है, क्षत्रिय नहीं। जितना भी राजा क्षत्रिय थे जो युद्ध करते थे, पर महापद्मानंद क्षत्रिय नहीं होते हुए भी, जैसे हम वैदिक सभ्यता में पढ़ाए थे, समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भागों में बांटा गया है ना। पहले था काम के आधार पर, फिर धीरे धीरे यह प्रथा जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर होता गया। चलिए, तो महापद्मानंद क्षत्रिय ना होकर शूद्र था, और यह इनका अलग कहानी है, जो प्रेम संबंध है, ये अपने महारानी से प्रेम करता, जिसके कारण महारानी भी महापद्मानंद को मदद किया, और राजा को नंदीवर्धन को मार के एक दिन वो भी राजा बन जाता, जो दासी का पुत्र रहता। कौन? महापद्मानंद। महापद्मानंद बहुत शक्तिशाली निकला। कहा जाता है ये भी कलिंग को प्रयास किया था, या कलिंग को जीत ही लिया था महापद्मानंद के 10 बेटा थे, उनमें से 8वां बेटा घनानंद। 8वां पुत्र कौन है? घनानंद, जो बहुत कट्टर एवं क्रूर शासक, और यह अपना पिता के कमाया हुआ जो भी मिला उसमें खाली ऐश मौज करता था, जनता से लेना देना नहीं, वो अकेला में रहता, खूब मस्ती मौज मोला, शराब पी के मस्ती, आराम से गद्दी पर बैठा रहता, नाच गान करते रहते। घनानंद के समय ही विश्व विजेता सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था। कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था। जैसे हम आपको बताए थे, महाजनपद भारत से, कितने महाजनपद भारत से बाहर है? तो 2, गंधार और कनौज। तो सिकंदर गंधार और कनौज को, पोरस नामक शासक को, राजा को हरा कर जीत गया। तो गंधार की राजधानी तहसीला, वहाँ एक विश्वविद्यालय था तहसीला, वहाँ के एक शिक्षक चाणक्य को लगा कि गंधार को भी सिकंदर जीत लिया, कम्बोज को भी जीत लिया, पर वहाँ के जैसे कम्बोज मिल गया था सिकंदर में, गंधार युद्ध भी किया, फिर भी जो गंधार के राजा थे पोरज, उसको सिकंदर नहीं मारा, दोस्ती कर लिया, मैंने उसको हरा के भी उससे नहीं मारा। तो चाणक्य सोचा, चाणक्य के नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है, किसको गुप्त में आप बताएंगे। तो चाणक्य को लगा कि सिकंदर का मकसद भारत में आक्रमण करना है, भारत तक आना है, इसे गंधार एवं कम्बोज को जीतकर संतुष्ट नहीं करना है, इसलिए वो राजा को छोड़ दिया और अब आने वाला भारत पर। तो जो साम्राज्य बहुत बड़ा मगध है, वहाँ आता है चाणक्य घराना से मदद मांगने।
आके बोलता है, जो अभी हम आपको कहानी सुना वही आके बोलता है, घनानंद मैं आया हूँ तक्षशिला के शिक्षक हूँ, मैं आपसे विनती करने आया हूँ कि विश्व विजेता सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा है तेजी से, गंधार एवं कम्बोज को हराकर राजा को नहीं मारा है, इसका मकसद है वो भारत पर आक्रमण करना चाहता है, मगध तक आने वाला है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना सैनिक को तैयार कीजिए और सिकंदर से युद्ध करने के लिए तैयार रहिए। घनानंद बहुत क्रूर एवं घमंडी शासक था। इन्होंने सोचा कि तू हमें आया सिखाने, ज्ञान देने, है ना, तो अब कहता है एक्शन लीजिए, मारता है, मैंने टेल देता है चाणक्य को, है ना। ऐसे कहानी मिलता है, टेल के उसका बाल खुल जाता है, तो फिर शपथ लेता है चाणक्य, जब तक मैं आपको घनानंद को या नंद वंश को समाप्त नहीं करूंगा, जब तक मैं अपना शिखा नहीं बांधूंगा। ऐसा कुछ कहानी मिलता है। और चाणक्य जाने लगता है, तो रास्ता में एक बच्चा खेलते हुए मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य नाम के। कौन सा शासक? चंद्रगुप्त मौर्य बच्चा, जिनका पिता युद्ध में मारे जाते हैं। इनका माँ था मद्र नाम के, जो अपना मामू के यहाँ रहता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य पालन पोषण होता है चंद्रगुप्त मौर्य के। अपना चाणक्य उनका माँ से ऑर्डर लेके मैं इस बच्चा को लेके जाने जाता हूँ तक्षशिला, ऐसे युद्ध मैंने शासक बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। घनानंद को, नंद वंश को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत कष्ट करके तैयार करते हैं, बहुत ट्रेनिंग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और बात करें सिकंदर का, जो सिकंदर भूल गया नहीं, सिकंदर को जो भारत में आ रहा था, उसके चाणक्य ने अपना अपना दिमाग से सिकंदर को भगाते हैं। जैसे सिकंदर का जो भी सैनिक था वो बहुत लंबे समय से युद्ध करते हुए बढ़ रहा था। कई दिन से वो सैनिक अपने घर में गए थे, इतना सही से खाना भी नहीं खाए होंगे, युद्ध करते आ रहे हैं। और जब सैनिक थका हुआ रहता है तो कुछ बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, है ना। तो चाणक्य सोचा कि हम क्यों ना अंधविश्वास फैला दूं। जैसे कहा चाणक्य फैला दिया, आके कहा गंधार में, कमोज में, कि भारत देवों की भूमि है। भारत किसका भूमि? देवों को। जो शासक, जो विदेशी इस नदी को पार करके, व्यास नदी, झेलम नदी, व्यास नदी को जो नदी पार करके जो आएगा वो मर जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। ऐसा अंधविश्वास फैल गया सैनिकों में। और कहा जाता है कि सैनिकों जब भोजन कर रहा था तो उसमें जहर मिला दिया गया, और सब सैनिक सोचा कि यही अंधविश्वास के कारण इसका मृत्यु हुआ। सब सैनिक भारत पर आक्रमण करने से माना कर दिया और घूर गया। सिकंदर भी घूर जाता है। तो एक सिकंदर के ही सेनापति सेल्यूकस निकेटर रहता है ना, जिसका दूत मेगास्थनीज जो भारत आता, जो भारत के ऊपर, मगध के ऊपर इनका नाम पुस्तक लिखा। तो इन्हें चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर रहा था, तैयार करके अपना छोटा मोटा राजा को मिला के मगध पर आक्रमण करता है। तो एक बार पश्चिम की तरफ मगध पर आक्रमण करता है, और ये जिसको पहला बार में हार हो जाता है मगध। तो सोचता है कि नहीं, हमको बीच में आक्रमण नहीं करना चाहिए, पहले छोटे छोटे शासक को, राजा को हरा के अपने में मिला लेना है और 12 सैनिक बनाना है, तब फिर मगध पर, घनानंद पर आक्रमण करना है। और ये आक्रमण करते हैं और नंद वंश में घनानंद को हरा के, नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश स्थापना करते हैं। फिर बात आते हैं, अब जितना भी सैनिक था, सिपाही था, चंद्रगुप्त मौर्य के हो जाता है। बहुत 12 था, बहुत लाख में घोड़ा था, हाथी था, बहुत लाख में सैनिक था, पैदल सैनिक, घोड़ा सैनिक, बहुत 12 मगध। तो चंद्रगुप्त मौर्य को हो जाता है। फिर 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच व्यास नदी, झेलम नदी के पास युद्ध होता है, दोनों के बीच। ठीक, सेल्यूकस निकेटर को लगता था तो जितना आसान बात है, आराम से जीत जाएंगे। पर चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग के साथ बच्चे से ही तैयार किया गया है, और सैनिक दोनों में युद्ध हुआ, और परिणाम आया कि सेल्यूकस निकेटर की हार हो गया।
जब ये सोचा कि अब हम हारने वाले हैं तो क्यों ना विवाह संबंध अपनाया जाए, दोस्ती के हाथ निभावे। तो इनका बेटी सर्कस निकेटर का बेटी हेलना नामक जो महारानी थी उससे चंद्रगुप्त मौर्य को शादी कराया दिया जाता है। ठीक, शादी दोनों में शादी हो जाता है। तो ये जो युद्ध था, जो दुश्मनी था, वह विवाह संबंध के अनुसार पारिवारिक में दोस्ती में बन जाता है। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपना पत्नी हेलेना से पूछा कि तुम्हारा पिता सर्कस निकेटर भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था, तो हेलेना बोली होगी कि मेरा पापा को पता चला, पिता को पता चला कि भारत में बहुत सारा हाथी है और हाथी को लेने के लिए भारत पर आक्रमण करना चाहता था। जब यह बात पता चला तो ढेर मनी हाथी, बहुत सारे हाथी चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर को सर्कस निकेटर को दान कर दिया। जाओ, तो यह था कहानी। अब फिर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन जैन धर्म को अंत में भद्र बाहु से जैन धर्म का ग्रहण करता है, जैन धर्म, और इसी कारण से जैन धर्म ग्रहण कर अपना साम्राज्य को छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में शरण ले लेते हैं, श्रवणबेलगोला में, और वहाँ अपना पूरा खान पीन छोड़कर, खाना वाना छोड़कर सन्यासी विधि है ना, जैन धर्म बताया जाए, सन्यासी विधि से अपने प्राण को त्याग देते हैं 298 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी था, है ना। तब हम लोग मेन पॉइंट को देखते हैं, है ना। आप हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मेन पॉइंट को। मौर्य साम्राज्य इतिहास, हर्यक वंश, है ना। हर्यक वंश की कहानी सुना दिए। हर्यक वंश में 3 राजा, पहला बिम्बिसार, जो दूसरा हो गया अजातशत्रु और तीसरा हो गया उदयन। अब हर्यक वंश का अंतिम राजा की बात करें तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन। नाग दशक को उसके आत्म शिशुनाग ने 482 ईसा पूर्व में अपष्ट करके मगध पर शिशुनाग वंश के स्थापना, है ना। नाग दशक को मारकर 412 ईस्वी में नाग दशक को मारकर कौन, शिशुनाग, अब 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के स्थापना। शिशुनाग ने अपने राजधानी पाटलिपुत्र हटाकर वैशाली करता है। मैंने कहानी में आपको बताया, शिशुनाग ने अपनी राजधानी राजगीर से कहाँ बनाता है, पाटलिपुत्र से कहाँ बनाता है, वैशाली। फिर जो इसका पुत्र कालाशोक है पुनः पाटलिपुत्र में ला देता है ना। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हटाकर वैशाली किया, और शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक, कौन है, कालाशोक, पुनः राजधानी पाटलिपुत्रम कर दी। पुनः राजधानी कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन है, नंदीवर्धन। कौन, कहानी के माध्यम से हम सब बता दिए। नंद वंश की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद जो शूद्र था। अंतिम शासक इनका 8वां पुत्र घनानंद जो बहुत कट्टर, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मार के नंद वंश को खत्मा करता और मौर्य वंश स्थापित करता। यह सिकंदर का समकालीन था ना। इसी घनानंद के समय ही सिकंदर भारत पर क्या किया, आक्रमण करने वाला था। कब, 326 ईसा पूर्व में। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया, इसे घनानंद, और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में। इनका बचपन से ही, जब यहाँ कहा जाता है कि इनका जन्म से पहले ही इनका पिता का मृत्यु हो गया युद्ध में। क्षत्रिय थे, इनका पिता युद्ध लड़ते थे। इस सूत्र में नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो कुछ फैक्टर, चलिए
घनानंद को हराने में चाणक्य के विष्णुगुप्त भी और कौटिल्य भी होता है। चाणक्य के 3 नाम, चाणक्य आप बोल सकते हैं, कौटिल्य भी बोल सकते हैं, विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं, जो तक्षशिला का शिक्षक थे। तो घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, मदद किया, और जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन जाता है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना, है ना। चाणक्य एक बुक लिखता है, पुस्तक, इसमें मगध राजनीतिक के नाम है बुक का अर्थशास्त्र, और यह बुक राजनीतिक पर लिखा गया, किस प्रकार से राज्य होना चाहिए, किस प्रकार से राजनीतिक को लागू करना चाहिए, है ना, के प्रकार के टैक्स कर, इसमें, ठीक है ना। बुक के नाम है अर्थशास्त्र, और इसमें पढ़ना है राजनीतिक के बारे में। इसमें अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा, तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में, मैंने पहले सर्कस निकोटन को हराता है, उसको बाद घनानंद पर आक्रमण करके उसको खात्मा करके तब वो क्या बनता है, राजा। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चाणक्य। गद्दी पर कब बैठा, 322। जन्म को कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में। सर्कस निकेतर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब होता है, 305 में। सिकंदर भारत कब आक्रमण करता है, तो 326 में। चंद्रगुप्त मगध के राजगद्दी पर कब बैठा, 322 ईसा में। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, है ना, बताएं ना। सलेखना विधि से अपना प्राण को त्याग देता है। कब, 298 ईसा पूर्व में। कहाँ, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। 305 ईसा पूर्व में क्या लड़ता है, सर्कस निकेटर को हराता है। सर्कस निकेटर दुश्मनी नहीं करना चाहता था, वरना हमें मार दे। ये अपना बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना नामक महारानी से कर देता, मन जो कि उनका बेटी होता है सर्कस निकेटर। सर्कस निकेटर ने अपनी पुत्री कोकोबुक में हेलेना नाम देकर कार्नेलिया दे देता है। ये शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत दहेज में मिल जाता है। जो सिकंदर जीतता है, सिकंदर के सेनापति सर्कस निकेटर जो जीतता है गंधार गंभोज, जो पूरा दे देता है इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। काबुल जो आज अफगानिस्तान में, किसको मिलता दहेज में, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के, मगध के। मगध कहाँ, भारत में। आज जो अफगानिस्तान पाकिस्तान जो कहता मेरा है देश, उसको ये कहानी बता देना, दहेज में मिला है हमारे राजा को, चंद्रगुप्त मौर्य को। आज कहता है कि हमारा पहले से नहीं है, मैंने सबसे पहले किसका था, मगध का, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब ना वो ले लिया पाकिस्तान अफगानिस्तान। शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल जाता है ना। जो ज़्यादा अपना पाकिस्तान या अफगानिस्तान अपने आप पर घमंड करे, इसको बता देना कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म को दीक्षा लेती है, जैन धर्म ग्रहण करते हैं। आज चंद्रगुप्त को मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास करते हुए सनाखी विदेशी हो जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पर से राजा बनता है बिंदुसार, जिसका 100 बेटा है ना। और फिर अशोक को देखेंगे, अशोक क्या बिंदुसार के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यदि क्लास आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।